नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 17 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ थेफ्ट। ठीक है, चैप्टर है 17 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और इसमें अब हम पढ़ने लगे हैं ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट के बारे में पढ़े हैं जो पनिशेबल है सेक्शन 379 380 एटसेट्रा में और डिफाइंड है सेक्शन 378 में। इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। सेक्शन 378 थेफ्ट। whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. Explanation 1. A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. Explanation 2. A moving affected by the same act which affect the severance may be a theft. Explanation 3. A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it. Explanation 4. A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal. Explanation 5. The consent mentioned in the definition may be expressed or implied and may be given either by the person in possession or by any person having of that purpose authority, either express or implied. तो ये बेयर रीडिंग थी सेक्शन 378 की जो थेफ्ट को डिफाइन करता है। मेन जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसको समझते हैं। थेफ्ट क्या होगी? इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया? टेकिंग डिसऑनेस्टली आ गया। दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए है आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, टू सच टेकिंग। तो ये सब मिला के क्या बन रहा है? थेफ्ट बन रहा है। इज सेड टू कमिट थेफ्ट। तो ये कुछ उसके इंग्रेडिएंट निकल के आ रहे हैं। और डिसऑनेस्टली हमने पढ़ चुके हैं, हम डिसऑनेस्टली सेक्शन 24। ठीक है, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस वही है ना डिसऑनेस्ट। याद है? भूल गए? डिसऑनेस्ट सेक्शन 24 चेक कर लो, 24 ही है। 24 में दिया हुआ है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में पढ़ लेंगे। जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है, जो चल सकती है। जो ये बिल्डिंग है जो एक जगह पर खड़ी है, जब तक ये इमूवेबल है बिल्डिंग तो इसकी थेफ्ट नहीं हो सकती। ठीक है, जो परमानेंटली फास्टेंड है, ये पंखे जो हैं ये परमानेंटली फास्टेंड है, तो यहाँ पे लगे लगे ये चोरी नहीं हो सकता कभी भी। अगर किसी ने चोरी करना है तो पहले इसको या तो यहाँ से रिमूव करेगा, इसको खोल के अलग करेगा और फिर चोरी कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि कल आके कहें फैन यहीं पे लगा हुआ, और हम ये नहीं आके कह सकते कि हमारा फैन तो चोरी हो गया। ठीक है, चोरी करके वो ले गया। जब तक यहाँ पे चीज़ लगी हुई है तब तक चोरी नहीं हो सकती। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। वर्ड देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एनी पर्सन वर्ड दिया हुआ है। एनी पर्सन, ओनर नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
क्या लगना, एनी पर्सन है, नॉट ओनर। ठीक है, ओनर वर्ड नहीं यूज किया यहाँ पे, एनी पर्सन है, कोई भी है, कोई भी पर्सन के पास से चोरी हो सकती है। विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उस पर्सन के कंसेंट के बिना। मूव्स दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, मतलब सिर्फ मूव करना ही सफिशिएंट है, मूव कर दिया। ठीक है, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। अब तुम यहाँ बैठे हो पास में, तुमने पेन यहाँ पे रखा हुआ है, तुम्हारा भी पड़ा साथ में ही है, मेरे हाथ के पास में ही है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेन तुम्हारा चोरी करने के लिए हिला रहा हूँ, मैंने पकड़ने लगा, पेन को थोड़ा सा मैंने खिसकाया भी, तभी तुमने हाथ पकड़ लिया। सर ये क्या कर रहे हो, तो थेफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, मूव दैट प्रॉपर्टी, वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं है, थेफ्ट हो गई है। जब हिल गई ना, जरा सी चीज़ हिल गई है, मूव हो गई है, तो वो थेफ्ट हो गई है। ठीक है, अगर तो मैं अभी इसको उठाने के लिए भी हाथ बढ़ा रहा हूँ और पहले ही आपने पकड़ लिया, आपने पहले ही उठा ली चीज़। ठीक है, सपोज यहाँ पे तुम बैठे हो, ये तुम्हारा पेन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे सपोज मैं हूँ, अब मैंने हाथ बढ़ा लिया, ये पेन पकड़ा, और इसको अगर जरा सा भी हिला भी दिया ना, थोड़ा सा भी हिल गया ये, तो ये क्या है, थेफ्ट हो गई है। अब सपोज मैं अभी हाथ लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, आपने अपना हाथ कर दिया और पेन अपना प्रोटेक्ट कर लिया, उसके ऊपर रख दिया, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो सकती है। पर अगर थोड़ा सा उसको पकड़ के हल्का सा हिला भी दिया ना, तो वो क्या है, थेफ्ट हो गई। इसके इंग्रेडिएंट समझते हैं थोड़े से। डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, और डिसऑनेस्ट वही है सेक्शन 24 वाला, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के पोजेशन से लिया हो। ठीक है, कि कोई और पर्सन हो। इट शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन की कंसेंट ना हो। देयर मस्ट बी सम रिमूवल ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टेकिंग ऑफ इट। रिमूवल होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को, हिलना जरूरी है। अगर वो हिली नहीं है चीज़, तो वो थेफ्ट नहीं होगी। ठीक है, ये मेन इंग्रेडिएंट बन के इसके आ रहे हैं। अब सपोज आप गए स्कूटर ठीक कराने के लिए अपना, या अपनी घड़ी ठीक कराने के लिए गए आप। ठीक है, ये आपकी घड़ी है, और ये आप उसके पास गए जो घड़ी ठीक करता है। ठीक है, स्मिथ के पास गए और उसको हैंड ओवर कर दी घड़ी ठीक करने के लिए, और ओनर आप हो, यू आर द ओनर ऑफ दिस वॉच, और स्मिथ को आपने घड़ी दे दी कि इसको ठीक करो। उसे ठीक कर दिया, और ठीक करके वो कहता है 2000 बिल बन गया, कि 2000 बिल बन गया। अब आपको लग रहा है 2000 तो बहुत ज़्यादा है। आप उसके दुकान पे गए बाद में मौका देख के, और उसकी घड़ी जो थी ठीक करके अपने काउंटर पे ही साइड पे रखी हुई थी, आपने वो घड़ी उठाई चुपचाप और लेके आ गए वहाँ से। विल इट अमाउंट टू थेफ्ट? थेफ्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि क्योंकि आपने डिसऑनेस्टली, आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, आप उसके 2000 नहीं देना चाहते, रॉन्गफुल गेन अपना करना चाहते हो 2000 का, और उसका रॉन्गफुल लॉस कितना करना चाहते हो, 2000 का। सेक्शन 24 कंप्लीट हो गया। वॉच है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ज़मीन से तो नहीं अटैच ना, या परमानेंटली फास्टेंड तो नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, हो गया। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, अब जो वो स्मिथ है, जो वो घड़ी ठीक करने वाला है, वो एनी पर्सन है, यहाँ पे ओनर तो लिखा ही नहीं है। फ्रॉम द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन है, उस पर्सन की कंसेंट, किसकी, दैट पर्सन,
यहाँ पे दैट पर्सन का मतलब क्या है? दैट पर्सन मतलब वो जो पर्सन के पास पोजेशन है, ठीक है, जिस पर्सन के पास पोजेशन है उस पर्सन के कंसेंट के बिना। यहाँ पे ओनर की कंसेंट नहीं लिखा, ठीक है। विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मतलब वो कंसेंट जो एनी पर्सन कोई भी हो सकता है जिसके पोजेशन में है। मूव्स दैट प्रॉपर्टी, मूव होगी प्रॉपर्टी, ठीक है, घड़ी ले आया, मूव कर ली है पक्का टेकिंग करने के लिए, तो क्या बन गया? थेफ्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेक्शन 27 के साथ, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। अब एक हस्बैंड है, उसने अपनी गोल्ड की रिंग अपनी वाइफ को दी हुई है पोजेशन में, कि तुम इसको संभाल के रखो। मैं भूल जाता हूँ, अंगूठी मेरे पास नहीं रहती, तुम इस अंगूठी को अपने पास संभाल के रखो। और उसने वाइफ ने क्या किया, वो अंगूठी जो थी संभाल के रख ली, इसके ब्याह पे संभाल के रखी अपने लॉकर में, घर का जो लॉकर था वहाँ पे या कहीं पे उसने सेफली उसको संभाल के सेफ में रख दी है। अब इस वुमेन का कोई पैरामोर है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ये अंगूठी जो थी ना इसने इसको गिफ्ट कर दी, वाइफ ने अपने पैरामोर को गिफ्ट कर दी, ठीक है। वेदर इट अमाउंट्स टू थेफ्ट, थेफ्ट होएगी। अब यहाँ पे पहले इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं थेफ्ट बन रही है कि नहीं बन रही। डिसऑनेस्टली हो गया सेक्शन 24, रॉन्गफुल गेन, ठीक है, रॉन्गफुल लॉस हो गया, गेन अपने बिहाफ पे ही दे रही है उसको, अपने पैरामोर को दे रही है, और रॉन्गफुल लॉस हस्बैंड को कर रही है। मूवेबल प्रॉपर्टी है अंगूठी। उसके बाद है मूव्स दैट प्रॉपर्टी और सच टेकिंग पर आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। अब जो वाइफ है वो भी तो एनी पर्सन है, जो वाइफ है वो एनी पर्सन है, और विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मतलब वो वाइफ की कंसेंट से, पर वो तो अपनी कंसेंट से ही दे रही है, ठीक है। तो सेक्शन 378 से के हिसाब से थेफ्ट नहीं बनती। अगर 378 पढ़ेंगे तो थेफ्ट नहीं बनती, सिर्फ 378 से थेफ्ट नहीं बनती। पर सेक्शन 27 पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ ए पर्सनस वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। तीन तरह के बंदे हैं, वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। तो ये माना जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है वो उस पर्सन के पोजेशन में ही है, ठीक है, जिसके पोजेशन में, जिसने इन तीन लोगों को दी हुई है, क्लर्क को, सर्वेंट को और वाइफ को। अगर इन तीन में से किसी एक पर्सन को दी हुई है, तो जिस पर्सन ने दी हुई है बेशक पोजेशन इनके पास है, पर वो माना जाएगा पोजेशन जो है इम्प्लाइड पोजेशन माना जाएगा, जिस पर्सन ने इनको दी हुई है, तीन तरह के बंदों को दी हुई है उनके पास ही माना जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इस प्रोपोजिशन में अगर हम सेक्शन 378 पढ़ेंगे तो ऑफेंस नहीं बनता, ये प्रोपोजिशन आ जाती है पेपर में। अगर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन डालना होगा ना तो ये प्रोपोजिशन आपको पेपर में डालेंगे और फिर पूछेंगे थेफ्ट बनेगी, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि यस इट अमाउंट टू थेफ्ट। आंसर थेफ्ट बनेगा, यस है। पर अगर आप उसको पनिशेबल करोगे सिर्फ 379 में या 380 में, ठीक है, और साथ में आप सेक्शन 27 नहीं लगा के आओगे तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 378 से पढ़ने से तो ये ऑफेंस बन ही नहीं रहा। बन रहा है? नहीं बन रहा ना, ये देखो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, पर आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, और वाइफ जो है वो भी तो एनी पर्सन है, वाइफ के खुद की, और विदाउट द पर्सन कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। वाइफ ने अपनी कंसेंट से दी है तो थेफ्ट कैसे बन गई? थेफ्ट तो नहीं बनी ना, एनी पर्सन है, वाइफ भी एनी पर्सन है,
कुछ भी सोच लो, वाइफ है, सर्वेंट है, क्लर्क है, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी पर्सन है। सेक्शन 27 वाला लेक्चर दोबारा देख लेना एक बार, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया। एनी पर्सन तो नहीं हुआ, पर आंसर में यहाँ पे रेड विद सेक्शन 27 करके आओगे ऑफ आईपीसी, तब आपका आंसर सही होगा, क्योंकि सेक्शन 27 के साथ रेड विद करके जो 3 तरह के पर्सन है, वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट, ठीक है, और ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं। टेम्परेरी किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, टेम्परेरी एक दिन के लिए रखा हो तो भी ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इनके पोजेशन में वो चीज़ है तो मानी जाएगी जो असली जो मालिक था उसके पोजेशन में ही थी, और उसकी कंसेंट इंपॉर्टेंट थी। अगर इसकी कंसेंट से नहीं दिया तो वो थेफ्ट बन जाएगी, रेड विद सेक्शन 27 थेफ्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। आपका आंसर आया था, आपका आंसर सही होते हुए भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपका आंसर तो आप लिख के आए हो, आंसर में आप क्या लिख के आए हो, सेक्शन 379 लिखा है या 380 लिखा है, ठीक है, और ये भी लिखा है डिफाइंड इन सेक्शन 378। ये तीनों चीज़ें आप लिख के आ गए हो, फिर भी नंबर क्या है, नंबर नहीं मिलना, ठीक है। आपका आंसर है कि द पर्सन इज लायबल फॉर थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 और 380 डिफाइंड इन सेक्शन 378, ठीक है। अब आपका टेक्निकली क्या है, आंसर जो है सही है, थेफ्ट तो है, थेफ्ट तो बन गई है 379 या 380 की थेफ्ट तो हो गई है। घर में चोरी हुई तो 380 है, बाहर से चोरी हुई तो 379 है। आपका आंसर डिफाइन भी 378 में किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी आपने सही कर दिया, पर फिर भी आपको नंबर नहीं मिलने। क्यों? क्योंकि इनकी बे रीडिंग से तो आंसर बन ही नहीं रहा। वो तो कहाँ बन रहा है, रेड विद सेक्शन 27 ऑफ आईपीसी। जब तक आप ये नहीं लिख के आए ना, आपको नंबर नहीं मिलना। वो सब चीज़ें भी लिखा है आपको, डिसऑनेस्ट 27 भी आप लिखा है, सेक्शन 27 डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गई है, रॉन्गफुल गेन टू हर सेल्फ है, और रॉन्गफुल लॉस टू हस्बैंड है, वो भी आप लिखा है, वो भी लिखा है 24 में आप लिखा है, ठीक है, 24 भी आप यहाँ पे लिखा है। तब भी आंसर तो नहीं कंप्लीट हुआ ना, जब तक आप 27 नहीं लिख के आ रहे। इसके बिना तो थेफ्ट बन ही नहीं रही है, इनसे रीडिंग से तो थेफ्ट ही नहीं बन रही, ठीक है, तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। नंबर तो जब तक आप सेक्शन 27 नहीं लिख के आओगे, नंबर नहीं मिलने, क्योंकि वो उसका ये प्रोपोजिशन डालने का मतलब ही यही है। अगर ख्याल रखना, थेफ्ट में अगर ये 3 बंदे आ गए ना, क्वेश्चन में आपको ये 3 बंदे पूछ लिए, वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, उसी वक्त कान खड़े कर लेना, उसी वक्त सोच लेना दिमाग में कि अब ये सेक्शन 27 की बात कर रहे हैं, करेंगे जरूर कहीं ना कहीं। अगर थेफ्ट में ये 3 बंदों का नाम ले लिया ना प्रोपोजिशन में, तो समझ जाना वो 27 की बात कर रहे हैं, और अगर आप 27 नहीं लिख के आए तो आपका बनना ही नहीं है, आंसर आपका नंबर नहीं मिलना। ये ख्याल रखना, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, और ये क्वेश्चन की वर्थ भी 20 मार्क्स में आ जाती है, और लोग कहते हैं 20 मार्क्स में बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, लड्डू क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पर वो लड्डू क्वेश्चन नहीं है। लड्डू के बीच में भी उन्होंने गोली डाली हुई है, ठीक है, दवाई डाली हुई है, और वो अब आपको समझ आनी चाहिए। ख्याल रखना, कान उसी खड़े होने चाहिए। थेफ्ट में अगर ये 3 बंदे आ गए ना, तो वो 100% है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आंसर मुझे 27 सेक्शन भी मैं ढूंढ रहा हूँ, और उसमें अगर आप जो मर्जी बकवास लिख के आ जाओ, अगर आपने 27 लिख दिया ना, तो एग्जामिनर ने बाकी आपका आंसर पढ़ना ही नहीं है, उसने बस उसकी आंखें मैग्नेटिक की तरह वो आंसर में 27 ढूंढ रहा है, ठीक है। 90% जहाँ से वो आपका आंसर ही नहीं पड़ेगा, आपने एक पेज का लिखा है, उसने पढ़ना ही नहीं, उसने सिर्फ ये देखना है कि 27 सेक्शन लिखा है कि नहीं लिखा। अगर 27 सेक्शन लिखा है, उसने बाकी पढ़ना ही नहीं, आपका आंसर ही नहीं पढ़ना पूरा, उसने सिर्फ 27 देख के आपको जो मैक्सिमम नंबर देने हैं उसने दे देने हैं बस। हैंड राइटिंग अच्छी है तो और ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, हैंड राइटिंग है तो फिर वो थोड़े से नंबर काट लेंगे, पर नंबर वो आंसर वो 27 ही है। इतने पेपर चेक कर रहे हो तो उनकी मेंटालिटी सोचो उस वक्त, जब वो इतने पेपर चेक कर रहे हैं ना, तो उनके मेंटल लेवल क्या है। वो तो इतने पढ़ पढ़ के उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, इतने क्वेश्चन है, 1000 पेपर चेक करना है उन्होंने एक बंदे ने, ठीक है। अगर उसने आईपीसी चेक कर रहा है तो 1000 पेपर बंदे, अप्रॉक्सीमेट 1000 के करीब बंदे पेपर देते हैं। अगर 100 सीट्स हैं तो 10 टाइम्स बंदे 1000 बंदे देने जाते हैं, 1000 पेपर चेक करने, तुमने 1000 चेक करने हो तो कितना का पढ़ोगे आंसर,
ठीक है, वही मेंटलिटी जो आपकी मेंटलिटी है, वही एग्जामिनर की मेंटलिटी वही है, उसका दिमाग भी वही है। उसको बस आंसर चाहिए, सेक्शन चाहिए, और उसको सेक्शन 27 मिल गया, जो मर्जी लिखा है उसने पढ़ना ही नहीं बस। उसको 27 कहीं से दिखा दो, सजा सजा के दिखा दो, और अंडरलाइन कर सकते हो तो अंडरलाइन कर दो उसको। ठीक है, देख लेना अगर आपको अलाउ करता है, आपका जो उसके इंस्ट्रक्शंस में अलाउ है अंडरलाइन करना, तो फटाफट अंडरलाइन कर दो, या कुछ लिखो इस तरीके से कि उसको 27 मैग्नेट की तरह उसकी नज़रें वहाँ पे चली जाएँ। बस आपका काम हो गया उसमें, और कुछ नहीं पढ़ना। 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ गया ना, उसमें 3 वर्ड लिखे हुए हैं, तो उसने कुछ नहीं देखना, उसने सिर्फ 27 ढूंढना है, 27 मिल गया, बात खत्म। ठीक है, क्या कहते हैं, टाटा बाय बाय, बस और कुछ नहीं उसको चाहिए, 27 उसको चाहिए। एक केस है के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इंटरेस्टिंग केस है, पढ़ लेना, फैक्ट पढ़ लेना। प्लेन फाइटर प्लेन लेके चले गए थे, उड़ा के ले गए थे। ठीक है, फैक्ट खुद पढ़ लेना इसके। जो मेन इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे डिसाइड किए थे, द एब्सेंस ऑफ पर्सनस कंसेंट एट द टाइम ऑफ मूविंग एंड द प्रेजेंस ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन इन सो टेकिंग आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट। थोड़ा टाइम पहले एक पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें भी आप ये चीज़ लिख सकते थे। पेपर क्वेश्चन की प्रपोजिशन थी कि एक पर्सन पुलिस स्टेशन गया अपनी एफआईआर लिखाने के लिए। एफआईआर लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया रात के टाइम, 11-12 बजे गया। वहाँ पे देखा कि पुलिस स्टेशन सब खाली पड़ा है, जो एक दो पुलिस वाले जो हैं वो सोए पड़े हैं, आराम से ठाठ से सोए पड़े हैं, उनको कुछ नहीं पता लग रहा। ये थाने में गया, चक्कर मारा, देखा सब सोए हुए हैं, उसको कुछ नहीं लगा। तो अब इसने क्या किया, वहाँ पे ना हथकड़ियाँ भी पड़ी थी, जो कफ्स होती, कफलिंग्स जो क्या कहेंगे उसको, जो भी हैंड कफ्स जो थी, वो वहाँ पे हथकड़ियाँ पड़ी थी। तो उसने क्या किया, हथकड़ी को उठा ली वहाँ से, टेबल पे हथकड़ी पड़ी होगी, वो हथकड़ी उठा के ले आया, और ये सोच के लेके आया, और लेके चला गया एसएसपी के पास, जो उस एरिया का एसएसपी का था, उसको दिखाने के लिए कि देख लो ये हाल है आपके थाने का, आप यहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, सीनियर सुप्रिटेंडेंट, और आपके थाने में ये हाल है कि वहाँ पे सोए पड़े, उनको कुछ नहीं पता लग रहा, जो मर्जी उठा के ले आओ। मैं वहाँ पे एफआईआर लिखाने गया था, वहाँ पे सब सोए थे, मैं वहाँ से हथकड़ी उठा के ले आया, उनको पता ही नहीं लगा, और हथकड़ी ला के उसने एसएसपी के टेबल पर रख दी, कहते ये देखो मैं हथकड़ी लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पकड़ के उस पर थेफ्ट का ऑफेंस कर दिया, 379 या 380 में उसको लेबल कर दिया थेफ्ट के लिए। वेदर ऑफेंस अंडर सेक्शन 379 या 380 मेड आउट और नॉट, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहाँ पे टेम्परेरीली भी अगर कोई चीज़ उठा के लेके आए ना, वहाँ पे नहीं है, मूविंग सफिशेंट है, डिसऑनेस्ट से मूविंग जो है सफिशेंट है। बेशक उसने परमानेंटली डिटेन नहीं कर दी थी उसने, पर वहां से तो डिसऑनेस्टली मूव करा है ना, वहां से तो डिसऑनेस्टली मूव कर लिया ना, रॉन्गफुल लॉस कर दिया पुलिस वालों को, रॉन्गफुल गेन हो गया उसके पास हथकड़ी आ गई ना, गेन तो कर लिया उसने, हथकड़ी का गेन तो कर लिया, चाहे टेम्परेरीली किया है। क्या लग रहा है, टेम्परेरीली मूवमेंट जी है ना, वो भी थेफ्ट में आएगी, उसको भी माना जाएगा। एक आप अपने बेरेक्ट में पढ़ लेना, आपके बेरेक्ट में भी एक केस दिया हुआ है, ठीक है, वो खुद ही पढ़ लेना आप। मैं प्रपोजिशन बता देता हूँ, आपको भी थोड़ा आइडिया होगा। कोर्ट में जाते हो, कोई फाइल चाहिए होती है आपको, अब तो कोर्ट ने प्रोसीजर में आ दिया कि सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दो, एक फ़ीस पे करो और वो सर्टिफाइड कॉपी ले लो। और कई बार फास्ट चाहिए होती कॉपी, या पहले भी क्या चलता था, प्रैक्टिस क्या चलती थी, क्रिमिनल एलमद के पास सारी फाइलें पड़ी होती हैं। ठीक है, जो क्रिमिनल एलमद होता है कोर्ट का, उसके पास फाइलें पड़ी होती हैं। आप उसके पास जाते हो, उसकी जेब गर्म करते हो कुछ पैसे, फाइल वो आपको पढ़ा देता है, या तो पूरी फाइल पढ़ा देता है आपको कोर्ट की, या फिर अपना बंदा भेज देता है। फाइल जाते हो आप, जो चाहिए आप फोटो सेट कराते हो, उसके बाद उसको फाइल वापस कर देते हो। ठीक है, एलिमेंट को वापस कर देते हो, और फिर अब ये थेफ्ट हुई या नहीं हुई, थेफ्ट बिल्कुल हो गई है। क्यों थेफ्ट हो गई है, क्योंकि जो
यहाँ पे जो फाइलें हैं ना, जो क्रिमिनल एलिमेंट के पास फाइलें हैं, ये प्रैक्टिस तो पता है ना, कोर्ट में चलती थी पहले, काफ़ी चलती थी, अब भी चलती है, अब कम हो गई है क्योंकि अब सर्टिफिकेट कॉपी प्रोविजन आ गई है, पर फिर भी अब भी चलती है, चलती होगी, मतलब मेरा आइडिया है चलती होगी, मैं कोई चीज़ फिक्स नहीं कर रहा, पर पहले तो चलती थी। अब ये चीज़ जो फाइलें लेके आते हैं, ये टेम्परेरी, अब देखा जाए तो क्रिमिनल एलिमेंट के पास ही फाइलें पड़ी हैं, पर जो क्रिमिनल एलिमेंट है ना, ये क्लर्क है किसका, मैजिस्ट्रेट का, जज साहब का, इनका क्या है, क्लर्क है, और इनके बिहाफ पे फाइलें पड़ी है। जज साहब के पास पोजेशन है, क्योंकि जज साहब प्रैक्टिकली खुद तो अपने पास रख नहीं सकते सारी फाइलें, तो वो अपनी मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कलर रखा हुआ है, कलर क्रिमिनल एलिमेंट रखा हुआ है, सिविल फाइलों के लिए सिविल एलिमेंट है और क्रिमिनल फाइलों के लिए क्रिमिनल एलिमेंट है। अब वो फाइलें जो संभाल के रखी हुई हैं किसके, जज के बिहाफ पे रखी हुई हैं, तो वो जो टेम्परेरी मूवमेंट भी है ना, जो बेशक परमानेंटली नहीं देनी है, फाइल जानी है और वापस आ जानी है, दोबारा फिर वहीं पे आ जानी है, पर वो जो टेम्परेरी मूवमेंट है ना, वो भी क्या है, थेफ्ट है। सारे इंग्रेडिएंट पूरे हो गए, डिसऑनेस्टली हो गया, ठीक है, मूवमेंट हो गई है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ, और रेड विद सेक्शन 27 है, यहाँ पे भी सेक्शन 27 देख लेना, 27 जरूर लिखाना, ये भी के कलर का है यहाँ पे, वो एलिमेंट जो कलर का है किनका, जज साहब का कलर का है, और जज साहब का पोजेशन क्या माना जाएगा सेक्शन 27 के हिसाब से, कि पोजेशन जज साहब के पोजेशन में है वो, और इनकी कंसेंट जरूरी है, अगर ये अपनी कंसेंट से देते हैं तब थेफ्ट नहीं होगी, पर अगर इनकी कंसेंट के बिना गई है तो वो क्या है, थेफ्ट है, ठीक है। और जज साहब कंसेंट दे नहीं सकते, क्योंकि एज पर जो सर्विस रूल है वो कंसेंट दे नहीं सकते, ठीक है। हाँ, अगर जज साहब खुद कंसेंट दे दे तो फिर थेफ्ट तो नहीं बनेगी, पर कोई और ऑफेंस बनेगा, कोई सर्विस का कोई ऑफेंस बन जाएगा, क्योंकि इनके पास अपने पास खुद का पोजेशन है, खुद अपनी मर्जी से दे रहे फाइलें, तो थेफ्ट तो नहीं बनेगी, पर हाँ कुछ सर्विसेज का कुछ हो जाएगा, रूल में कुछ आ जाएगा, गलत कर रहे हैं वैसे है, एम्बेजलमेंट वगैरह का कुछ ऐसा ऑफेंस डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो क्रिमिनल एलिमेंट जो फाइलें दे रहा है वो थेफ्टी बनेगी, रेड विद सेक्शन 27 जरूर लगाना यहाँ पे भी, पूछ ही नहीं सकता, पूछ के क्यों देगा, जज साहब कहेंगे तो देगा, पूछने का उसका मतलब ही नहीं, वो क्यों पूछेगा, उसका मतलब ही नहीं बनता पूछने का, मतलब जज साहब के पोजेशन में है, जज साहब देते तो थेफ्ट तो नहीं बनते टेक्निकली, क्योंकि जज साहब का पोजेशन उनका, जज साहब का खुद का पोजेशन है, पर एज पर सर्विस रूल देखा जाए तो इम्प्लाइडली पोजेशन स्टेट का या जो भी है उनका भी नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? नहीं, थेफ्ट जब तक रेड विद 27 नहीं होगा तब तक थेफ्ट ही नहीं बनेगी, अकेले 379 या 380 में तो ऑफेंस बन ही नहीं रहा ना, 380 में सिर्फ इससे नहीं बन रहा ना, क्योंकि पोजेशन किसके पास है, कलर के पास है, और 27 कहता है कि जो पोजेशन है ये सिर्फ एक फिजिकल पोजेशन है, एक्चुअल पोजेशन जो है वो जज साहब के पास ही है, ये सेक्शन 27 बोल रहा है। अगर तो सिर्फ 378 पढ़ते हैं, 378 में लिखा है आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, और एनी पर्सन जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो भी एनी पर्सन है, तो थेफ्ट तो बनती नहीं, पर सेक्शन 27 के साथ जब रेड विद करेंगे तो सेक्शन 27 कहता है कि सिर्फ क्रिमिनल एलिमेंट बीइंग ए क्लर्क ऑफ जज, द पोजेशन इज जस्ट फिजिकल possession, actual possession is with judge, so the consent required is of judge, ठीक है। तो जज अगर कंसेंट नहीं देता तो वो फिर थेफ्ट बन गई, और 27 नहीं लगा के आते फिर थेफ्ट नहीं बनती, विदाउट 27 नहीं बनती, 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 27 लोग पढ़ते ही नहीं है, और थेफ्ट में 27 के बिना बहुत सारे क्वेश्चन जो है थेफ्ट के 27 बनते नहीं बिना उसके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लगना ही लगना, 24 तो वैसे ही लगा के आना आपने, वो तो डिसऑनेस्ट इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट को समझाने के लिए आप 24 तो लिखी आओ तो बढ़िया ही है, तभी पता लगेगा ना, वो 27 24 आप एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा, रॉन्गफुल गेन किसको है, उस प्रपोजिशन में रॉन्गफुल गेन किसको है, रॉन्गफुल लॉस किसको है, ठीक है।
फिर राम शरणागत वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इवन ए को ओनर ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी विद अनदर इफ ही शेयर इफ हिज शेयर इज डिफाइंड, उसका शेयर है, को ओनर है, उसका शेयर डिफाइंड है कि तुम इतना ही यूज कर सकते हो बस, ठीक है, या इसको सिर्फ दिन में ही यूज करेंगे हम, रात को नहीं यूज करेंगे, या शहर के बीच में ही यूज करेंगे, सिटी में विद इन सिटी यूज करेंगे, सिटी के बाहर नहीं लेके जा सकते। कैन बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट इफ ही इज फाउंड टू रिमूव द जॉइंट प्रॉपर्टी without even an implied consent of the co-owner with dishonest intention, that is with a view to cause wrongful loss to co-owner and wrongful gain to himself। अगर co-owner है ना, आधा मालिक है, दो जनों ने मिलकर कोई चीज ले ली इकट्ठी और दोनों यूज करते हैं और डिफाइंड है, दोनों की यूसेज डिफाइंड है, और कोई उससे ज्यादा अगर यूसेज कर रहा है तो वो भी थेफ्ट हो सकती है। ख्याल रख लेना, जो डिफाइंड है, दोनों ने इकट्ठे लिए हुए स्कूटर लिया हुआ है कि स्कूटर हम दिन में चलाएंगे, ठीक है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ही चलाएंगे, या सिर्फ शहर के बीच में चलाएंगे, सिटी में चलाएंगे, विद इन सिटी से बाहर नहीं लेके जाएंगे, 10 किलोमीटर से बाहर नहीं लेके जाएंगे, डिफाइंड है, और एक बंदा चुपचाप लेके आता है, उसको बाहर लेके जाता है, उससे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो वो भी थेफ्ट हो सकती है। जो शेयर डिफाइंड है कि इतना ही यूज़ करना है बस, उसको इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। या कार ले लिए, कार जो है हम सिर्फ अपने घर में ही यूज़ करेंगे, अब एक वो जो उसको किराए पे दे रहा है तो वो भी थेफ्ट है, यूज़ हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा भी ओपन कर लेना, रख लेना इसको, टॉपिक को कंप्लीट तब होगा जब हम बाकी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें पढ़ के फिर एक्चुअल में थेफ्ट हमें क्लियर होगा, ठीक है। वो टॉपिक भी अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। Expression 1 है, a thing so long as it is attached to the earth not being movable property is not the subject of theft, but it become capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth। ठीक है, कोई भी चीज जो अर्थ के साथ अटैच है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो सब्जेक्ट थेफ्ट का नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट का इसका थेफ्ट का क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो चीज़ अटैच है वो मूवेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ जो लगी हुई है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर परमानेंटली फास्टेंड है, तो यहाँ पे लगा लगा चोरी नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा तो यहीं पे लगा हुआ मेरा चोरी हो गया, थेफ्ट में लगा दूँ किसी पे कि ये मेरा जो है प्रोजेक्टर चोरी कर लिया किसी ने, जब तक ये यहाँ पे लगा हुआ है चोरी नहीं हो सकता, जब तक इसको रिमूव ना कर दिया जाए तब तक ये नहीं हो सकता, ठीक है। बट इट बिकम केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून इट इज severed फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। severed फ्रॉम द अर्थ मतलब जो चीज़ अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, या फिर उस चीज के साथ जुड़ा हुआ है जो अर्थ के साथ जुड़ी हुई है। अब जो प्रोजेक्टर है ये दीवार के साथ, इस लेंटर के साथ, जो छत है इसके साथ परमानेंटली फास्टेंड है, और ये छत जो है इस बिल्डिंग के साथ फास्टेंड है, परमानेंटली फास्टेंड है, इस छत को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। और जो ये बिल्डिंग है ये परमानेंटली फास्टेंड है, अर्थ के साथ, जमीन के साथ फास्टेंड है, तो ये सारी चीजें जो है ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये एसी लगा हुआ है, ये भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जब तक ये लगा हुआ है परमानेंटली फास्टेंड है, ठीक है। सीनरी परमानेंटली फास्टेंड है, फैंस है, जो भी चीज़ परमानेंटली फास्टेंड है। ये अलमीरा जो है ये परमानेंटली फास्टेंड नहीं है, अलमीरा मूव हो सकती है, ठीक है। ये चेयर्स हो सकती है मूव, तो जो चीज़ें मूव हो सकती हैं वो थेफ्ट है, वो सब्जेक्ट मैटर है। और जो चीज़ परमानेंटली फास्टेंड है, ये फैन है, इसको खोल दिया जाएगा, ये सिवेड हो जाएगा, ठीक है। इट बिकम केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून इट इज सिवेड फ्रॉम द अर्थ। इसका नट बोल्ट खोले, फैन के प्रोजेक्टर के नट बोल्ट खोले, तो ये क्या हो गया, सिवेड हो गया, तो ये सब्जेक्ट मैटर बन गया थेफ्ट का। एक्सप्रेशन सेकंड के साथ, वन को जो है सेकंड के साथ पढ़ते हैं, या इस चीज़ को, जो इतनी चीज़ है इसको इसके साथ पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। A moving affected by the same act which affect the severance may be a theft, ठीक है। और इसको इसके साथ भी पढ़ेंगे, थर्ड के साथ भी।
A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it. ठीक है, तो क्या है पहले यहां से पढ़ते हैं. बट इट बिकम केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ. जैसे इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी, थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा, जो चीज परमानेंटली फास्टेंड है. ए मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सिवरेंस मे बी ए थेफ्ट. सिर्फ इसको खोल लिया, ठीक है, और उसका थर्ड भी साथ में पढ़ लेते हैं. एक्सप्रेशन थर्ड भी, अ पर्सन सेट टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल व्हिच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट. ठीक है, अब जो ये प्रोजेक्टर है ये अटैच किसके साथ है, एक स्टैंड के साथ अटैच है. एक स्टैंड के साथ प्रोजेक्टर जो है, सब्जेक्ट मैटर की बात करें प्रोजेक्टर की है, ये परमानेंटली फास्टेंड है. किसके साथ अटैच, किसके साथ है, इसके 3-4 नट लगे हुए हैं इसके स्टैंड के साथ, और स्टैंड के साथ 3-4 नट लगे हुए हैं लेंटर में, छत पे लगे हुए हैं, अटैच्ड है. तो मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विद विच इफेक्ट द सिवरेंस मे बी थेफ्ट. अब इस क्या किया, प्रोजेक्टर के और स्टैंड में जो 4 नट लगे हुए हैं, ठीक है, अब समझो ये जो प्रोजेक्टर है ये दीवार में ऐसे ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, फिर ये अटैच्ड है इस स्टैंड के साथ, और ये स्टैंड जो है ये लेंटर के साथ अटैच्ड है यहाँ पे. ठीक है, मतलब 3-4 नट यहाँ लगे हुए हैं और 3-4 नट यहाँ लगे हुए हैं. अब ये 4 नट खोल दिए, ये 4 नट खोल दिए, मूवमेंट ये 4 नट खोले तो क्या हुआ, अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट व्हिच इफेक्ट द सिवरेंस मे बी थेफ्ट. अभी कोई चोर आया, चोर ने आके भी ये खोले ही हैं, उसको खोल दिए, जैसे उसको डिटैच कर दिया, यहां से खोल दिया, तो क्या है, थेफ्ट हो गई. उसी वक्त सिवरेंस जो है थेफ्ट हो गई है. उसको जैसे ही वहां से नट खोल दिया ना, अभी उसको पकड़ लिया, वो कहेगा मैं तो अभी अटेम्प्ट ही कर रहा हूँ जी, मैं तो अभी 511 के साथ मुझे करो, मुझे सजा कम दो, यहाँ पे 3 साल की सजा, मैं तो 1.5 साल की मैक्सिमम सजा दो, मैंने तो अभी उसको खोला ही था, अभी तो मैं लेके गया ही नहीं, मैंने मूव ही नहीं किया, मैंने तो अभी नट ही खोले. मूवमेंट जो उसको सिवियरेंस कर दी ना, तो थेफ्ट कंप्लीट हो गई है. सिवियरेंस करना, उसको डिटैच करना ही थेफ्ट कंप्लीट हो गया. मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट व्हिच इफेक्ट द सिवरेंस मे बी ए थेफ्ट. सिवरेंस करना ही थेफ्ट बन गई है. ठीक है, सिवियर कर दिया, नट खोल दिए, नट खोल दिए, जैसे वो अलग हुआ थेफ्ट हो गई. अभी बेशक हाथ से पकड़ के बैठा हुआ है, अभी यहाँ पे हाथ लगा के अभी बैठा हुआ है वो, ठीक है, अभी हाथ में एक हाथ यहाँ पे लगा के अभी खोल ही रहा है, उसको पकड़ के बैठा हुआ है, और अभी उसको उतारा नहीं है, तब भी क्या, थेफ्ट कंप्लीट हो गई है. A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it. अब अगर ये नट खोल दिए 4, ये नहीं खोले, स्टैंड के खोल दिए 4 नट, तब भी थेफ्ट हो गई है. क्यों, क्योंकि a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग. ठीक है, अब ये जो स्टैंड था ये इसको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था ना, कि इसको मूव नहीं होने दे रहा था. तो अगर इस स्टैंड के नट भी खोल दिए ना, स्टैंड के साथ ही नट खोले हैं, वो कह रहा है मैंने तो ये खोली नहीं, भी तो मैं तो सिर्फ स्टैंड के नट ही खोल के बैठा हूँ. अब इसने स्टैंड के नट भी खोल दिए ना, तब भी वो थेफ्ट होगी एक्सप्रेशन थर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये जो स्टैंड था ये इसको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है ना, कि ये मूव नहीं हो रही. अभी ये इसका पार्ट ये नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ क्या है, इसको बैलेंस करके दीवार के साथ बैलेंस करके रखना, एक स्पेसिफाइड पोजीशन में, इसको एक लेंथ में उसको रखना, पोजीशन में रखना उसको लगा के, और इसका कोई काम नहीं. पर इसकी सिवियरेंस जो है ना वो भी थेफ्ट हो जाएगी, प्रोजेक्टर की थेफ्ट मान ली जाएगी. वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो सिर्फ स्टैंड की थेफ्ट की है और स्टैंड जो है वो 2000 से कम का है, तो आप मुझे उसमें समरी ट्रायल में चला लो, मेरा 2000 से कम का है. वो कहेंगे जो 50,000 का तुमने प्रोजेक्टर भी निकाला ना, ये भी इंक्लूड होगा, 50 + 2 52,000 की थेफ्ट की है आपने. ठीक है, एंड योर केस इज नॉट कवर अंडर समरी ट्रायल. जस्ट टू रिमाइंड यू, समरी ट्रायल. ठीक है,
फिर फोर्थ है, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एनी एनिमल टू मूव इज सेट टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। ठीक है, ये कोई एनिमल है। ठीक है, ये एनिमल और इसके साथ एक गाड़ी बंधी हुई है। ठीक है, और आपने सिर्फ इस जानवर को मूव किया, आपने यू जस्ट मूव दिस एनिमल। ठीक है, तो थेफ्ट सिर्फ इस एनिमल की नहीं होगी, एनिमल के साथ जो भी चीज़ें हैं उनकी थेफ्ट भी होगी। इसमें कोई वो रखा हुआ है, खजाना रखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रेजरी बॉक्स है जिसमें गोल्ड कॉइन्स है, तो क्या माना जाएगा, यहाँ पे थेफ्ट क्या है, एनिमल की भी है, इस कार्ट की भी है, और ये इसकी भी है, सबकी थेफ्ट है। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो सिर्फ एनिमल की चोरी की थी, इसको सिर्फ मूव किया था। ये चोरी नहीं की, इसको सिर्फ मूव किया, इसको मूव कर रहे हैं किसी तरीके से, इसको कोई बेट दिखा दी है, कुछ चीज़ दिखा के, चारा दिखा के, और इसको मूव करवा रहे हो। मूवमेंट ये मूव हो गया, इसके साथ जो चीज़ें थी सबकी थेफ्ट हो गई है। वो बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो चारा दिखाया। ठीक है, या जा रहा है यहाँ पे जो पर्सन है वो सिर्फ जा रहा है यहाँ पे, और अपनी पैंट की जेब में पीछे उसने कुछ वो घास फूस रख ली है। ठीक है, टांग रही है अपने पीछे, ये अपने सिर पे रखी हुई है जानबूझ के, इस इंटेंशन के साथ रखी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। इस चारा रखा हुआ है और चारा लटकाया हुआ है, जिसको देख के जानवर उसके पीछे पीछे चलेगा और आगे जाके सब चीज़ें चोरी कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, तो उस इंटेंशन के साथ अगर इसने मूव की है चीज़ें तो वो थेफ्ट हो गई है। ठीक है, अ पर्सन हु मूव्स एनी मीन्स बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, कॉजेज एन एनिमल टू मूव, एक एनिमल को मूव कर रहा है किसी तरीके से। एनी मीन्स क्या है, कुछ नहीं कहा उसने, ना उसको पकड़ा है, ना उसके उसने उसका वो पकड़ा है, उसके जो जिससे बांधा हुआ है उसके, ना उसकी मजल को पकड़ा है। ठीक है, कुछ नहीं पकड़ा, बस क्या है कि चारा दिखा दिया, उसको बेट दिखा दी है, और जानवर खुद उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। जानवर है, ठीक है, कम दिमाग है ना, जानवर है, इंसान जितना इंटेलिजेंट तो नहीं है, खुराफाती नहीं है इंसान जितना। अब वो बेचारा तो काम क्या करता, खाने के लिए उसको खाना में दिख गया है, उसको बेट दिख गई है उसके सिर पे पड़ी हुई है, जो झाड़ियाँ लेके जा रहा है वो जो चारा, वो बेचारा चल पड़ा, उसको क्या लेना देना खजाने से, उसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी है खाना खजाना। जानवर को तो कुछ नहीं पता ना कि मेरे मैं थोड़े से ये 10 रुपये के चारे के पीछे से मैं यहाँ तो करोड़ रुपए का खजाना लुटवा रहा हूँ, ये तो बेचारा जानवर है, इसको नहीं पता। अब ये बंदा जो है इसने अपने सिर पे गडरी रखी है घास फूस की, और बाहर निकाल दी जानवर को, उसको पता है ये देख के ये जानवर चलेगा मेरे पीछे पीछे आएगा और आगे जाके मैं चीज़ें चोरी कर लूँगा। अब इसकी जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, उस इंटेंशन से ये जानवर को मूव कर रहा है और साथ साथ में वो गाड़ी जा रही है, तो थेफ्ट क्या है, सबकी थेफ्ट है, सबकी, मतलब जानवर की भी थेफ्ट है, इस गाड़ी की भी थेफ्ट है, ये जो खजाना पड़ा है इसकी भी थेफ्ट है, हर चीज़ की थेफ्ट है। A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of that motion so caused is moved by that animal। ठीक है, उस एनिमल से जो भी मूव करवा कर रहा है। The consent mentioned in this definition may be express or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority, either express or implied। ठीक है, कंसेंट जो इम्प्लाइड भी कंसेंट मानी जा सकती है। जैसे सपोज अब ये हमारी एकेडमी में यहाँ पे ये अलमारी पड़ी हुई है और मैंने इम्प्लाइडली कंसेंट दी अगर आपको कि आपने ये किताबें जो हैं पढ़ सकते हो, यहाँ पे लेके यहाँ से खुद निकाल के, इम्प्लाइड कंसेंट है कि ये किताबें निकालो और इनको पढ़ सकते हो। और हो सकता है मैंने इम्प्लाइड कंसेंट दी हो जो मैंने एक्चुअल में नहीं दी, पर हो सकता है मैंने दी हो कि आपने वो किताबें लेके और घर भी ले जाओ, 1-2 दिन घर में पढ़ो और उसके बाद दोबारा वापस कर दो। अगर ये मेरी इम्प्लाइड कंसेंट है आपको, अगर है तो, वैसे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लैरिफाई कर दूँ, ऐसी कंसेंट मैंने नहीं दी आपको कि मेरी किताबें आप यहाँ से उठाओ पढ़ लो। पहले दी होती थी पर अब नहीं मैं दे रहा, इस मोमेंट पे नहीं मैं दे रहा। ठीक है, कि आप मेरी किताबें उठाओ पढ़ो, अगर मैंने दी हो तो वो आप किताबें यहाँ पे पढ़ लो, उठा के मेरे से बिना पूछे आपने किताबें उठा के पढ़ ली। अगर वो इम्प्लाइड कंसेंट है तो, कभी मैंने की हो तो
फिर वो अगर आप पढ़ रहे हो तो थेफ्ट नहीं है। और ये भी कहो कि ठीक है आप 1-2 दिन घर ले जाओ, 1-2 दिन पढ़ो, ठीक है, पेज फाड़ने 2-4 फाड़ो, उसके बाद दोबारा यहाँ पे रख दो, कोई बात नहीं, अगर मैंने कंसेंट दी हो तो वो भी थेफ्ट नहीं है, ठीक है। किताब फाड़ो, उसको रंगीन करो, उसमें कचरा डालो ताकि कोई और ना पढ़ सके, उसके बाद वो किताबें यहाँ पे रख दो, कंपटीशन आपका कम हो जाए, और किताबें रख दो, अगर मैंने कंसेंट दिया तो वो थेफ्ट नहीं है। 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन के लिए काय रखो, गंदी करो, फाड़ दो, उसके बाद दोबारा यहाँ पे रख दो, तो वो थेफ्ट नहीं है, ठीक है। पर अगर मैंने कंसेंट दी है कि 1-2 दिन तुम ले जाओ, उससे ज़्यादा नहीं रखनी, और पेज नहीं फाड़ने, उसको अपने लिए यूज़ नहीं करनी, और फिर आप उसको ले जाते हो, या मैंने सिर्फ कंसेंट दिया आपको यहाँ पढ़ने के लिए, यहाँ पे बैठो, जितनी देर बैठ के पढ़ना पढ़ो, उसके बाद जाते हो यहाँ पे रख के चले जाओ, आप फिर उसको घर ले जा रहे हो, थेफ्ट है। 1-2 दिन के लिए, पर आप परमानेंटली लेके जा रहे हो कि मैं वापस नहीं करूँगा, तब भी थेफ्ट है, ठीक है। ख्याल रख लेना। और मैं फिर क्लैरिफाई कर देता हूँ, मेरी कोई कंसर्न नहीं है आपको मेरी अलमारी से किताबें उठाने की, ना घर ले जाने की, ठीक है। तो वो भी कंसेंट है, इम्प्लाइड कंसेंट है, बाकी इलस्ट्रेशन से और क्लियर हो जाएगा आपको। एक कट डाउन अ ट्री जीज ग्राउंड with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession without Z's consent. Here, as soon as he has severed the tree, in order to such taking, he has committed theft. पेड़ लगा हुआ है, जैसे उसको काट दिया, ठीक है, जैसे वो सिवियर हुआ ना, वो गिर गया, थेफ्ट हो गई, जैसे वो सिवियर हो गया, ठीक है। सिवियर द ट्री, काट रहा है, कुल्हाड़ी चला रहा है, ठीक है, पेड़ लगा हुआ है और कुल्हाड़ी चला रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है, आधा पेड़ कट गया, ठीक है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट है। मूवमेंट सिवियर होकर गिर गया, थेफ्ट कंप्लीट होगी, चाहे यहीं पे गिरा पड़ा भी उठा के नहीं लेके गया, अभी कटा ही है तो थेफ्ट हो गई है, आधा कटा है पूरा नहीं कटा तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, जैसे ही कट गया वो चोरी हो गया। ये भी क्वेश्चन है, ऐसा आ चुका है पेपर में। He puts a bait for dog in his pocket and thus induces Z's dog to follow it. Here, if A is intentionally dishonestly to take the dog out of Z's possession without Z's consent, A has committed theft as soon as Z's dog has begun to follow. ठीक है, ऐसी मिलती जुलती एग्जाम्पल है। They meet a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. A, as soon as the bullock begins to move, A has committed theft of treasure. ठीक है, ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे आ गई है, मैंने ये दोनों एग्जाम्पल इकट्ठी आपको समझा दी थी। A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's plate, dishonestly run away with the plate without Z's consent, A has committed theft per read with section 27. Z going on a journey entrusts his plate to A, the keeper of warehouse, till Z shall return. A carries the plate to A goldsmith and sells it. Here the plate was not in Z's possession, it could not therefore be taken out of Z's possession, and A has not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust. ये मैं वैसा एग्जाम्पल आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ ही कराता हूँ, ये थेफ्ट में नहीं आपको समझ आएगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को बेशक ओपन रख लो, जब मैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कराऊंगा तब आपको समझ आएगी, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दो, ये आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इनके साथ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी करोगे तो चांसेस है कंफ्यूज हो जाओ, इसको रहने दो, ये भी रहने दो। बाकी आप खुद पढ़ लेना, पर अगर ना समझ आए तो घबराना मत, ये सारी पढ़ लेना। ये वैसे मैं उसके साथ आपको ना मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी के साथ आपको समझाऊंगा, इकट्ठे करा के मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये तीनों समझा के उसमें ये सारी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। तब आपकी कंफ्यूजन कम होगी, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये तीनों पढ़ के फिर आपकी थेफ्ट में ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी होगी, ठीक है। अभी आपके चांसेस है कि आप 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ गया तो फिर भी चांसेस आप गलती कर जाओ, तो इसलिए थोड़े से पेशेंस रखो, हैव सम पेशेंस, ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ब्रेक कर लो 2-3 मिनट की।